ठीक है, बताइए स्थिति क्या है? कुछ लिखा नहीं ना, इसलिए नहीं समझ में। अभी तो कुछ कहां पढ़ाया ही नहीं। अभी तो केवल बना रहे थे माहौल के, कुछ आपको समझ में आए एथिक्स क्या चीज होती है, हमें क्या समझना है एथिक्स के पेपर में, और एथिक्स का मतलब क्या होता है। कल हम लोगों ने अपने सिलेबस में एथिक्स के बारे में ही तो अपनी शुरुआत की थी। ईमानदारी क्या होती है, जो गैर निष्पक्षता क्या होती है, जो सत्यनिष्ठा क्या होती है, यही तो कल पूरी जो शब्दावली पे चर्चा कर रहे थे। उसी से एग्जाम्पल ले लेके समझाया खूब आपको। एग्जाम्पल से फिर आपको समझ में आना था और उसी तरह से आपको पढ़ना है। आज आपको ये भी बताएंगे कि मुख्य परीक्षा में कैसे एथिक्स में लिखना चाहिए और हर विषय में एक अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, और ये जो पेपर है इसमें मैंने आपको कल ही बताया कि सैद्धांतिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। नीति शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर आप नैतिक न बन पाए फिर पढ़ना बेकार है। नहीं, नीति शास्त्र का आपके सामने जो पेपर रखा गया है, यूपीएससी ने रखा है। क्यों रखा है? वो जानना चाहता है आपसे कि आप वास्तव में हैं क्या, और उसी चीज को निकालने के लिए वो बहुत सारे जो कंडीशंस को रखता है आपके सामने कि एक्स वाई एक व्यक्ति हैं, उनके सामने ये कंडीशन आई, उस कंडीशन में एक्स क्या निर्णय लेगा और जो वाई क्या निर्णय लेगा, और निर्णय से आपका आकलन हो जाएगा। यही तो कल बता रहे थे आपको। आकलन उस बात पे होगा कि परिस्थिति एक जैसी है, इनके सामने भी वही है, आपके सामने भी वही है, लेकिन जब निर्णय लिए जाएंगे तो निर्णय से पता चलेगा कि कौन सही और कौन गलत है। अगर निर्णय ही गलत ले लिया गया तो इसका मतलब यह है कि अंदर से मशीनरी में ही दिक्कत है। अब वो मशीनरी क्या हो सकती है? परिवार, स्कूलिंग, बहुत सारी उसमें है समस्याएं। मैंने कल आपको बताया था कि परिवार की बड़ी कहानी बताई थी, जो मां बेटी की कहानी बताई थी कि बेटे ने कान काट लिया बाद में मां का, कहा गलत सिखाया मां। यह बात समझना पड़ेगा कि परिवार पहली इकाई है और उसमें भी जो मां सबसे ऊपर है। अब इस तरह के उदाहरण से हम लोगों ने एथिक्स को स्टार्ट किया। कोई आपको जो पुस्तकी ज्ञान नहीं दिया कल हमने, केवल सिलेबस से ही कुछ बातें सामने रखी। अब कल कोई एक दोस्त बोल रहे थे कि यूपीएससी का माहौल सर क्या होता है। अब कल मैं मिल रहा था बच्चों से, कुछ ने कहा यूपीएससी का माहौल खुद से पैदा करना पड़ता है। माहौल कहीं से नहीं मिलेगा, सारी आग आपके भीतर है। नहीं, पुष्पा का डायलॉग है नहीं। तो यहां ये आप एक भी चीज देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं देख रहे हैं। सब कुछ आपके ही ऊपर निर्भर कर रहा है। कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, कितना भी आपको कोई जो ज्ञान दे दे, नहीं होगा। होगा कैसे? खुद से पढ़ने से। स्वबोध कैसे होगा? कोई एक व्यक्ति बता दे कि ऐसे पढ़ा जाता है बेटा, और वही काम मैं करूंगा। एथिक्स पढ़ाने के बाद भी आप वहां जब लिखने बैठेंगे ना, जिस साल मेंस में, उस साल आपका विजन, आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने कितना जो समाज के साथ इंटरेक्शन किया है, वो सब कुछ देखा जाएगा। आप सरकार की योजनाओं को देख रहे हैं। अभी भारत सरकार क्या काम कर रही है? आदिवासी लोगों के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जहां उनके पास पक्का घर हो। इसके अलावा उनके लिए एक ऐसी स्थितियां बने जिससे हर चीज पूरा हो पाए। एक ही सेंटर बनाया जाए, उसी में स्कूल भी हो, उसी में अलग अलग चीजें, स्किल की भी उनको एजुकेशन दी जा सके, उसी में हॉस्पिटल भी हो,
क्यों कर रहे हैं ये हम? क्योंकि भारत वेलफेयर स्टेट है। हमारे यहां अगर आप जब भी पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके जितने सब्जेक्ट यूपीएससी में लगाए गए हैं वो आपसे इस बात की डिमांड करते हैं कि आप अपने सोसाइटी को देखें, अपने देश की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल सिस्टम, उसको देखें, अपने देश की हिस्ट्री को देखें, अपने देश के कल्चर को देखें, अपने देश के ज्योग्राफी को देखें। और ये सब इंटरलिंक है, कुछ अलग नहीं है। और हम क्या करते हैं? हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री हटाओ, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी हटाओ। ज्योग्राफी ये निर्धारित करेगी कि हिस्ट्री बनेगी वहां। गंगा घाटी में ही क्यों संत हुए, क्यों महापुरुष हुए? कोई एक व्यक्ति आंसर दे तो मैं समझू कि आप समझते हैं कुछ। कठिन इलाकों में नहीं हुए। चिंतन करने का वहां पे समय मिलेगा ना, जहां पे आराम से सब कुछ होता है। राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं हो पाएगा, वहां तो जीने का संकट पैदा है। ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, आपके देखने का नजरिया क्या है। तो हमें भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो पहले अंतर विषयक अध्ययन करना सीखिए, इंटरलिंकिंग अप्रोच। आप उल्टी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, तो कोई लोग कहें लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, इस पे भी बात हो सकती है। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप जिस भी अधिकार की बात करते हैं वो पॉलिटी आपको बताती है किस तरीके का अधिकार मिलना चाहिए। वो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। आपने ऐसे ही पढ़ के मत छोड़िए, उसको लेकर जाइए आंसर में, तब फिर बात बनेगी। और हम लोग एथिक्स में भी देख रहे हैं, नैतिकता की बात हम लोगों ने कल की। और यूपीएससी यही जानना चाहता है कि आप वास्तव में कितने नैतिक हैं, और अगर नहीं हैं तो कैसे आप नैतिकता के मूल्य ग्रहण करेंगे, वो भी किससे? जो नैतिक होंगे उनसे। इसीलिए विचारकों की भूमिका है, इसीलिए दार्शनिकों की भूमिका है, इसीलिए समाज सुधारकों की भूमिका है, इसीलिए प्रशासकों की भूमिका है। ये तो कल बताया था, यार उड़ गया दिमाग से। जब दिमाग से उड़ इसलिए रहा है कि हम कहीं और भी हैं, हम यहां भी हैं, हम कहीं और भी हैं। और जब हम कहीं और हैं तो फिर हम यहां नहीं हैं। और माहौल बनाने के लिए खुद से पहले अपने ऊपर काम करो, पढ़ना शुरू करो, और वो भी सही तरीके से। नहीं पता है, पूछ लो कैसे पढ़ना चाहिए। आपके हिस्से की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, आपके हिस्से की लड़ाई आप लड़ेंगे स्वयं। ये जितना जल्दी पता चल जाए उतना ही जल्दी सफल होगे। नहीं पता चलेगा फिर देखते रहो एक दूसरे को कि भैया कैसे होता है, वो बताए ऐसे ही होता है, फिर पढ़ लेना, हो गया काम खत्म। आप खुद से सोचो ना कि कैसे होगा। आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बन जाओगे, तुम्हें एक व्यक्ति सलाह करने वाला नहीं मिलेगा। निर्णय एक बार गलती किए हट जाओगे तुरंत वहां से। पहले तो सोचना शुरू करो, थिंकिंग। पढ़ने के साथ साथ थिंक विदाउट इंक। इंक की जरूरत नहीं, सोचो पहले। सोचने वाले व्यक्ति यहां ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि पेपर में रटा हुआ कुछ नहीं आएगा। उठा के पेपर देख लो, निबंध कैसे पूछा जाता है। इथिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप निबंध भी अच्छा लिखेंगे। इथिक्स अच्छी नहीं, निबंध नहीं अच्छा लिख पाएंगे। डन है मामला। जिसकी इथिक्स अच्छी है वो निबंध अच्छा लिखेगा। जहाज बंदरगाहों के लिए होते हैं, लेकिन जहाज तब तक नहीं बनता जब तक वो अपनी यात्रा पे नहीं निकलता। देखिए यूपीएससी क्या निबंध पूछता है, मजा आ जाता है उसको पूछने में। और जानता है कि आप फंस गए, आप गए, आपने रट के गए थे, आप खत्म हो गए वहां।
मनुष्य अपने जीवन में जब तक आगे रास्ते पे नहीं निकलता उसको यही नहीं पता चलता कि संकट क्या चीज है। जब जहाज सागर में निकलता है तो बड़े थपेड़े खाता है, बड़े बाउंडर आते हैं, लड़खड़ाता है, आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त करता है। ऐसे ही हर मनुष्य के साथ। तो यह समझना पड़ेगा कि आपसे किस तरीके की बातें पूछी जाती हैं, और यूपीएससी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने भीतर वो सोच पैदा करनी पड़ेगी आप। और अगर वो पैदा नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि आप खुद भी डायलेमा में हैं और आपके साथ जो लोग लगे हैं वो लोग भी डायलेमा में हैं। कुछ ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, तो दिल बहलाने वाली बात है तो ठीक है। और अगर वास्तव में तैयारी करनी है तो सोचना शुरू कर दीजिए। और हमारी क्लास सोचने की क्लास होगी, आपको थिंकिंग करना सिखाऊंगा मैं। और थिंकिंग करना आ जाएगा तो सब जगह फायदा होगा, ऐसे में भी, पेपर 4 में भी, और जहां भी आप लिखेंगे वहां पे आपको फायदा होगा कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो हम उसका एक नजदीकी आंसर कैसे लिखें, क्योंकि आएगा नहीं आपको यूपीएससी में सीधे। सब वही सोचना होगा, वही रेडीमेड सोचना, वही लिखना है। अब इसके लिए आपको कॉमन बातें पता रहनी चाहिए कि क्या क्या कॉमन बातें हैं, किसको किसको हम इस्तेमाल करेंगे। भाई सामाजिक न्याय को उठा लो, सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस हमारे यहां जो जाति व्यवस्था है, हमारे यहां जो लैंगिक विभाजन है, हमारे यहां जो विषमता है, उसको दूर करने के लिए हम जो जो काम कर रहे हैं। हमारे यहां आदिवासियों की स्थिति क्या है, हमारे यहां जो दलितों की स्थिति क्या, अब इस पे बात बनेगी। और जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो फिर हमको यह पता चलेगा कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने अधिकार की वकालत क्यों की थी, और यह वकालत क्यों की थी। तो फ्रांस का एक दार्शनिक था रूसो। रूसो ने कहा था स्वतंत्रता, समानता और बंधु। अब ये समझना पड़ेगा, पढ़ते समय लिंक नहीं करने आएगा तो फिर बेकार हो जाएगा सब पढ़ना। आप अपने दिमाग को इस बात का मैसेज दीजिए कि भाई सोचना भी है मुझे, केवल लिखने पे काम नहीं कि हमने लिख दिया सब, हमारे पास सारे नोट्स तैयार है, एथिक्स साहिब बन गए आप। नोट्स बनाने से अच्छा ये भी है कि आप सोच भी लीजिए। कल कहां तक चर्चा हो गई थी? भेदभाव तक हो गया था। इसके अलावा कल हम लोगों ने एक बात की थी, उसी में आगे जोड़िए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव। सेवा के प्रति समर्पण का भाव। ये क्या है? मतलब आप क्यों जाना चाहते हैं सर्विस में? भाई सेवा करने के लिए। पहले आईएएस का नाम क्या था? आईसीएस। क्या नाम था? भारतीय नागरिक सेवा। आज के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक, लेकिन अभी क्या है? अंदर से खुद की सेवा हो जाए तो अच्छा है। कितने लोग मिलेंगे, कितना बड़ा बंगला मिलेगा, ये सोच पे आपका पहले ही जो आप सोच रहे हैं वही गलत है। ये सर्विस जो सार्वजनिक सेवा के प्रति आपके समर्पण भाव को चेक करेगी इथिक्स के पेपर में। क्या वास्तव में क्या लोगों के प्रति समर्पित हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपको जो सर्विस इसलिए चाहिए कि अपने बगल वाले को जो दहशत में डालना है, नुकसान करना है किसी का। तो ये यहां पर ये समझना पड़ेगा कि सार्वजनिक सेवा में समर्पण का भाव, इससे जुड़े हुए आपके सामने केस स्टडी भी आएगी। एथिक्स में आपके लिए केस स्टडी भी रहती है, कुछ आपके सामने सिचुएशन रहेगी, वहां पर निष्कर्ष होंगे, आपको बताना होगा क्या होगा। तो यहां पे सार्वजनिक सेवा का मतलब क्या है? लोगों की सेवा के लिए अगर खुद को भी समर्पित करना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। अब फिर वहीं से अपनी अपनी संस्कृति में देखिए क्या है।
यहां लोगों ने अपना मांस काट के दे दिया जीव जंतुओं के लिए। ये भारत भूमि है, भारतवर्ष। राजा शिवी कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। राजा जो दधीची, जो ऋषि थे, उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी परहित के लिए। जटायु लड़ गया सीता को बचाने के लिए, कुछ नहीं जानता था वो कौन है। यह है सेवा, जिसको आप जानते नहीं उसकी सेवा करना है आप। अब वहां लोग पूछ लेते हैं क्या नाम तुम्हारा, बताइए, अच्छा आओ आओ अपने भाई आओ। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का मतलब है कि बिना भेदभाव के सबके लिए सब कुछ करना। ये चीज आपको एथिक्स वैसे भी पढ़ना चाहिए भैया, बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या करें, समय ही गलत हो गया है। हर आदमी यही सिखाना चाह रहा है कैसे आज के समय जो शिक्षा का माध्यम क्या हो गया, कौन कितना किसको लूट पाए, कौन कितना किसको नुकसान पहुंचा पाए, कौन किसका कितना हड़प ले, उसको शाबाशी मिलते। वाह बेटा तुम बहुत चालाक हो। ऐसे आपके यहां लोग नहीं रहे। ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ ये था, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए जबरदस्त काम किया ईश्वरचंद विद्यासागर। बंगाल में लड़कियों को घर से बाहर निकाला उन्होंने और कहा कि इनको पढ़ाओ। लोगों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव क्या है? आप ये देखें कि वहां अगर कुछ है गलत तो उसको सुधारने की बात होनी चाहिए। यह है जो सार्वजनिक सेवा में समर्पण, यानी हमें समर्पण करना है। और अगर यह भावना अंदर से आ रही है तो आप आंसर लिखने में बिल्कुल सहज होंगे, और नहीं आ रही है तो बनावटी बातें लिखनी पड़ेंगी और फिर वहां दिक्कत होगी खड़ी। तो यह पॉइंट समझ में आ रहा है कि सार्वजनिक सेवा में समर्पण का मतलब क्या है। और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। देखिए आपके सिलेबस ने सब कुछ खोला है कि हमको करना क्या है। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति कुछ लिखते भी चलिए हाथ में, थोड़ा हाथ पे भी ठंडक है लेकिन थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा कि आपके दिमाग में रहे, कि आप ये ना समझ पाए कि हुआ कल क्या था। तो थोड़ा दिमाग में एक-एक करके फ्रेम वाइज चीजों को लेके चले। तो कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति मतलब जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, जो गरीब हैं, उनकी जाति भी अगर ऊपर की जाति के उसके बाद भी गरीब हैं तो उनके प्रति सहानुभूति। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, सहानुभूति मतलब उसके प्रति एक, आपके प्रति उसके लिए आपके मन में दया हो, एक अच्छी भावना हो। मतलब ये ना हो कि जो दूसरे की अनुभूति को आप जो समरसता के साथ समझ पाए। सहानुभूति का मतलब ये होता है कि आप दूसरे की स्थिति को देखकर हंसी न उड़ाएं, आप उसको कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जिसको आप ये कह सकते हैं, कल जो मैंने कहा था कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप सहानुभूति का मतलब यह है कि आप कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, कि कमजोर वर्गों के प्रति। मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हुए, आप हायर क्लास से आते हैं, हायर क्लास से आते हैं, जो जाति व्यवस्था के उच्च वर्ग से आते हैं। आपके सामने छोटे लोग आए जो हाशिए पर हैं समाज में, और अगर आपकी सोच वही है कि हमारे यहां तो यही होता था, इनके तो बाप दादा ऐसे ही रहते थे, ये ऐसे चलता था, हमारा समाज ऐसा ही होता है, तब तो हो गया सहानुभूति। यह कहा जा रहा है कि जिसकी अवस्था खराब है उसको लेकर आप संजीदा हों, समानुभूति आप में आए। आपका दर्द मैं नहीं ले सकता, ऐसे आप दर्द में हैं, मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपके दर्द को जो समझ तो सकता ही हूं। दर्द नहीं ले पाऊंगा लेकिन दर्द को समझने की क्षमता मुझ में है, और दर्द समझ में आ गया तो उसको हटाने का प्रयास भी करूंगा। यह है सहानुभूति।
सहानुभूति का मतलब यह है कि अगर आपकी अवस्था खराब है तो फिर मैंने कह दिया, जैसे आपने मुझसे कुछ कहा कि सर मेरे लिए ये समस्या है, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, तो ठीक होना चाहिए। तो फिर मैं वहां रुक गया और मैंने आपको ये बता दिया। आप हाँ सर ये सही हो गया। ये होगी कि आपने रुक के उस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ कर दिया, ये सहानुभूति है। और ऑफिसर क्लास से ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप इस चीज को देखें, समझें और करें। एक स्टेटमेंट कोट करता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर, अभी आप डालेंगे तो यूपी गवर्नमेंट के उस पर मिल जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जो 17 आईपीएस अधिकारी पहुंचे, जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, और उनको उत्तर प्रदेश का कैडर मिला है, उनको एक ही बात समझाई गई है कि आप जनता के साथ जाइए। स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आप जनता के पास जाइए और जनता जो चाहती है उसके अनुरूप उनकी शिकायतों को सुना जाए। अब ज्यादा से ज्यादा शासन प्रशासन को भागीदार बनाने की बात चल रही है। अब आप नौकरी में जाएंगे, आप बहुत ज्यादा ये सोच लें कि आप अपने हिसाब से कर लेंगे, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सरकारें बहुत अवेयर हो चुकी हैं। सरकारें अब लगातार अधिकारियों को मॉनिटर कर रही हैं। अपने से निर्णय ले लेंगे, तुरंत दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वहां भी देखा जा रहा है कि वेलफेयर स्टेट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां यही बात हर सरकार का मुखिया, सभी लोग समझा रहे हैं कि आप सहानुभूति, जो प्रशासन में सहानुभूति नहीं रही है, आपने देखा होगा पुलिस में कहां सहानुभूति दिखती है। आप जाइए पुलिस के पास, बोलने के टोन में ही आपको ऐसा समझ में आया कि यहां से भाग चलो। 3 आदमी के पास अब एकदम व्यक्ति नहीं जाना चाहता। डॉक्टर, पुलिस और वकील, तीनों के पास खतरा है। कुछ न कुछ खतरा पैदा हो जाएगा वहां, अगर नहीं भी है तो और खतरा पैदा कर देंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक जो क्लाइंट हैं, आपसे बहुत सारी चीजें उनको होनी है, आपसे फायदा भी मिलना है। तो यहां यह बात रखी गई है एथिक्स में कि आप कमजोर वर्गों के प्रति, इसमें कमजोर वर्ग का मतलब क्या होगा? एससी, एसटी, महिला, वंचित, बच्चे, बूढ़े आदि, बहुत सब लोग अपने आप से वादा करते हैं कि हे ईश्वर मुझको बना देना, मैं तो सबके लिए अच्छा करूंगा। अगर कहीं ईश्वर होगा तो वो भी देखता ही होगा कि आपने अच्छा वादा किया अंदर से कि ऊपर से। तो आपका पहले साध्य अच्छा होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य, भाई हमारा अच्छा साध्य, और फिर अच्छे साधन के साथ आगे बढ़े, अपने आप आपको लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन साध्य आपका अच्छा ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साध्य साधन की पवित्रता हमेशा महात्मा गांधी कहते थे कि साध्य और साधन की पवित्रता होनी चाहिए। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया बाद, सुभाष चंद्र बोस यही बात तो कहते थे कि देश को आजादी दिलानी है, ये साध्य हमारा हिटलर के साथ मिल जाता हूं, आजादी दिला देंगे। लेकिन बापू नाराज हो गए कि ना, गलत है ये। और बाद में आप जानते हैं कि बापू जब नाराज हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का कैरियर वैसे ही खत्म होता है। खत्म हो गया सुभाष जी का कैरियर। सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत है देश के उसमें, लेकिन चूंकि रणनीति के लिहाज से वो महात्मा गांधी से इधर अलग भागने लगे। देश उनके लिए महत्वपूर्ण था, ऐसा नहीं है, देश उनके लिए महत्वपूर्ण था। आजाद हिंद फौज में उन्होंने हर नेता के नाम पर ब्रिगेड बनाई, जो गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी रानी ब्रिगेड, जो सुभाष ब्रिगेड, और वहीं जो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इस पे देखना होगा कि हम लोगों के प्रति सहानुभूति, जो कमजोर लोग हैं,
आप शासन में गए, आपको देखकर लोग ये समझें वंचित वर्ग की हमारा मसीहा आ गया, तब तो आप लोकप्रियता, आपको रील बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय तो पहले लोग रील बना रहे हैं, फिर उसके बाद काम कर रहे हैं, देखो मैं कर रहा हूं। अपने आप आपका नाम हो जाएगा, आपको जो बखान करने की जरूरत नहीं है। अपने आप लोग आपसे जो जुड़े वो कहें आप बहुत बढ़िया मैडम आई है, सुनती हैं, या बहुत बढ़िया सर आए। इसके पहले वाले तो सुनते ही नहीं थे, जाओ 2 घंटा खड़ा करा देते थे। यह समझने की जरूरत है। और सहिष्णुता, और क्या है, संवेदना। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। सहिष्णुता क्या है भाई? सहिष्णुता क्या होता है? तौहीद इलाही, दीन इलाही। अब मैं अभी तुम्हें सिद्ध करता हूं। वजहद उल वजूद, अब सुने ही नहीं होगे तुम ये सब नाम, ऊपर से जा रहा होगा। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की एकता। सहिष्णुता का मतलब यह है कि सभी धर्मों का सम्मान, और इसका मतलब यह है मूल में ईश्वर एक है। भाई सहिष्णुता का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग धर्म के लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनको लेकर आपका रवैया ठीक होना चाहिए। यह है सहिष्णुता का मतलब। यह है एक एकदम बेसिक बात सहिष्णुता की। अब इसके ऊपर जाओ, सहिष्णुता तो एक तुमने पढ़ी है, परिभाषा याद कर लिया, अब उसी में तुम कंफ्यूज। सहिष्णुता का मतलब तो यही होता है सभी धर्मों का सम्मान। और धर्म हर व्यक्ति का, भाई इसका मतलब क्या होगा? सहिष्णु का मतलब सबको स्वीकार करना। यहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो अलग है मामला, कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं हो रही यहां, कि राज्य जो है धर्म से अलग है। यहां यह कहा जा रहा है सबके प्रति उदार रहना। जो सहिष्णु का मतलब सबको मानना, सबका सम्मान करना, क्योंकि लोग अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और आप अगर अधिकारी हैं तो आप सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, सहिष्णु व्यवहार करेंगे, भले ही आपकी वो जाति या धर्म वो ना हो। उसके बाद क्या बात समझ में आ रही है? जो सहिष्णुता का मतलब समझ में आया? और इसी की अगली परिभाषा देता है अकबर अपने समय, और वो कहता है दीन इलाही, ईश्वर एक है। इसीलिए उसको राष्ट्रीय शासक भी, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। उसने कहा कि सभी धर्मों का मूल एक है, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सहिष्णुता के साथ रहना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। सहनशीलता से भी होता है और सबको स्वीकार करने से भी होता है। यहां पर यह है कि आप सबको स्वीकार कर रहे हैं। धर्म मतलब जो जैसा हम उसको वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं, और सब हमारे यहां सबके लिए स्थान है, हम सबको लेकर चलेंगे। और यह विचारधारा आपको अपने हिस्ट्री से मिलेगी, अशोक में मिलेगी, अकबर में मिलेगी। और आप देखें कि अंग्रेजों ने आपके अकबर के इतिहास को बहुत आगे से नहीं रखा। अकबर को पाकिस्तान में यह पढ़ाया जाता है कि वो अच्छा नहीं था, काफिर था। लेकिन क्या अकबर ऐसा था? अकबर जो आज भारत में जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी वकालत करता था। अकबर के नाम का फतवा जारी हो गया। यह समझना पड़ेगा कि यह मूल्य यहां से है कि आप सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, कि आप अधिकारी हैं, तो आपको सारा यह देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई एक्टिविटी ना करूं जिससे हमारे समाज में विषमता पैदा हो और अलग अलग धर्म के लोग हमसे दूर भागने लग जाए, या उनको यह लग जाए कि ये कुछ खास बात बोलते हैं या कुछ किसी खास चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। और संवेदना, संवेदना क्या होती है? संवेदना क्या होती है? दूसरे के दर्द को महसूस करना, संवेदना।
कबीर साहब का बड़ा अच्छा है, जिसमें वो कहते हैं कि जो गरीबों के लिए जो लड़ेगा वो कोई सूरमा ही हो सकता है। अमीरों के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी है, पैसा लेकर, पावर के साथ, नेता सब खड़े। गरीबों की बात कौन करेगा? वो करेगा कोई सूरमा। कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए कबीर साहब ने ये बात रखा कि मेरे पास, मेरे साथ वही चल सकता है जो वास्तविक साहसी हो। अभी आप देखेंगे कि नैतिकता में, एथिक्स में इस बात की बड़ी चर्चा होगी, साहस। साहस दिखाना पड़े, लोग घेर लेंगे, कहते नहीं करने देंगे आपको। फिर क्या करोगे? हमें छोड़ दो साहब, हमको छोड़ दो, और मारेंगे। एक आईएएस को गोली मार दिया था पैर में, एक आईपीएस को जो ट्रक के नीचे कुचल दिया। ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, आप बहुत बड़ी चीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। संवेदना का मतलब यह है कि हम दूसरे की वेदना को समझ पाए, दूसरे के दर्द को समझ पाए। कोई रोता हुआ आपके पास आएगा, आप अधिकारी होंगे, आपके सामने कोई रोता हुआ आएगा, कोई महिला आ सकती है, कोई पुरुष आ सकता है, कोई बूढ़ा आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है। और अगर आप उस समय संवेदनशील नहीं हुए तो जिस मूल के साथ आपको प्रशासन में भेजा गया था, आपने अपने मूल के साथ गद्दारी की है। बात समझ में आ रही है? यहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब ये जो सर्विस जो है, ये उतनी आसान है नहीं जितना आसान हमें लगता है। और इथिक्स के पेपर में इन्हीं सब चीजों की जांच होती है, यही सब पैरामीटर हैं। ये सारे शब्द नहीं, पैरामीटर्स हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। अगर आपको अपनी जाति से बड़ा प्रेम है, अपने धर्म से बड़ा प्रेम है, और आप अपनी जाति में, धर्म में बहुत खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, तो ये सर्विस आपके लिए नहीं है। ये सर्विस उनके लिए है जो सबके लिए समरस हैं, जो सबको लेकर चलना चाहते हैं, और जो सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इससे मतलब है हमारा। इससे मतलब ही नहीं है कि तुम कहां से आए, कौन हो, क्या करोगे। हमें मतलब क्या, आप तो जहां जाओगे आपको लोग जानेंगे, आप किसी को नहीं जानोगे। ये यहां पर बात रखी जा रही है। और भावनात्मक समझ, भावनात्मक समझ क्या है कि प्रशासन और जो शासन व्यवस्था में आप अपनी भावनाओं को किस तरीके से प्रबंधित करेंगे, यह समझने की बात है कि शासन और जो प्रशासन में, यहां पे अगर आप देखें तो भावनाओं का प्रबंधन, प्रबंधन, इसका मतलब क्या है? क्या है प्रबंधन? आपकी अगर कोई, मान लीजिए, व्यक्तिगत भावना है, उस भावना के ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि आप भाई एक मनुष्य हैं, बहुत सारी भावनाएं हमारी रहती हैं। लेकिन जब हम अपने जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब जब पब्लिक जीवन में होते हैं, तो हमको बहुत सारी भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ता है। हम उन भावनाओं को भी प्रबंधित करेंगे। अब पता चले कोई आईएएस है और लगा प्रेम करने घूम घूम के, लगा वो फिल्मों में काम करने। अभी आपने देखा एक आईएएस छुट्टी हो गई इसी चक्कर में। आप ये मत समझिए कि यहां ये आप जो सार्वजनिक सेवा, आप रोल मॉडल हैं। आप रोल मॉडल होने के बाद अपनी भावनाओं के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो मैं आपको कोट करता हूं। बलबन ने कहा, राजा का कोई मित्र नहीं, राजा का कोई जो संबंधी नहीं, राजा राजा है, राजा जिल्ले इलाही है।
ये भी बात अपने आप में थोड़ी सी ठीक है कि मतलब राजा के लिए सब बराबर है, और वो जैसे ऑर्डिनरी लोग रहते वैसे तो रह नहीं सकता ना। ऑर्डिनरी रहना तो आराम से रहो, क्या ही दिक्कत है, खूब रहिए आप आराम से। लेकिन अगर आपको जो सार्वजनिक जीवन में जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शासन व्यवस्था में जो भावनाएं हैं उनका प्रबंधन होना चाहिए, और कैसे आप अपनी भावनाओं का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, इस पे बात रखनी है, ये चीज समझ। और लोक प्रशासन में जो सिविल सेवा में अगर आप देखें तो मूल्य क्या होते हैं और नीति शास्त्र क्या है। अगला टॉपिक है आपका कि जो लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में क्या है, लोक प्रशासन में जो सिविल सेवा का मूल्य, सिविल सेवा का मूल्य और नीति शास्त्र। लोक प्रशासन में जो सिविल सेवा का मूल्य क्या है। अभी जो सिविल सेवा की स्थिति क्या है, पहली बात तो ये है, इसमें क्या क्या आएगा कि सिविल सेवा की स्थिति क्या है। ये पेपर इसके पहले नहीं जुड़ा था, अभी जोड़ा गया है, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद लोग अपने आप को राजा मान लेते थे। मैं किंग, मेरा बेटा किंग, आगे की जो हमारी पीढ़ियां चलेंगी वो किंग वाली चलेंगी, हम राजशाही है। एक तरीके से इसको नौकरशाही बोलते हैं, तो नौकरशाही में घुस गए तो घुस गए। अब ये यहां समझना पड़ेगा कि स्थिति क्या है इसकी और इसकी जो समस्या क्या है। अभी तो प्रशासन कैसा है, संवेदना उतनी नहीं है भाई। अक्सर ये जो प्रशासन पे आरोप लगता है कि सुनवाई नहीं है गरीब आदमी, संवेदना पे प्रश्न है। इसीलिए आपने इसके पहले देखा कि संवेदना की बात हुई, इसके पहले आपने देखा कि सहिष्णुता पे बात हुई। ये सब बातें क्यों रखी जा रही, क्योंकि वास्तव में इनकी कमी है प्रशासन, लोग इससे परेशान होते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी और जो निजी संस्थाएं हैं उनकी नैतिक चिंताएं क्या है। जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं और जो निजी संस्थाएं हैं उनकी नैतिक चिंता, नैतिकता की बात ही वहां पे स्टार्ट होती है जब लोग अनैतिक होते हैं। इस समय हर जगह लालच, जहां एक भी काम नहीं बनता वहां पे डालिए पैसा, अपने आप सब काम हो जाएगा। आपको किसी जो कंपनी में काम कराना है हो जाता है काम वहां भी, आपको सरकारी काम कराना है वहां भी हो जाता है। आप किसी ऑफिस में जाइए, वहां पे लोग जो बैठे रहते हैं कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। कैसे होगा, चाय की दुकान पे लाके वहां दे देना, तो लोग थोड़ा सा जो डरने लगे सीधे नहीं लेते, चाय वाले के यहां रख देना, जब रात में जाते हैं तो उठा लेते हैं चाय वाले से, आज का कितना कलेक्शन है। ये है समस्या। यहां पर सरकारी संस्थाएं और जो निजी संस्थाएं हैं उनमें अनैतिकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे हमने कल आपको समझाया था, लालच का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। लालच, अधिकारी से लेकर कर्मचारी, कंपनी में जो सीईओ से लेकर एमडी, नीचे के लोग एचआर, सबको एप्पल रखना है। ध्यान समझना इस बात, सबको रखना है। एप्पल का जो अभी का मॉडल सबसे अच्छा कौन सा है? हाँ, आई प्रो जो भी है। हाँ, हमें पता नहीं ना, हमारे पास है नहीं इसलिए हमें पता नहीं, हमारी जरूरतें हैं कम। हाँ, प्रो मैक्स, हमारे पास है पैसा लेकिन तब भी नहीं खरीदते। ये बात है, ये हमारे और आप में अंतर ये है, होने के बाद भी ना खरीदा जाए तो इसका मतलब ये है
कि हमें उसकी कोई वो काम सैमसंग भी कर रहा है, वो काम तो सैमसंग भी कर ही दे रहा है ना कुल मिला जुला के। लेकिन अब क्या है, अधिकारी कर्मचारी सबको एप्पल रखना है। अब जो पत्नी है साथ में वो भी कह रही है कि हमें एप्पल दिलाओ जन्मदिन पे। अब फिर दिक्कत क्या है, अधिकारी फंसा है, इस महीने में कोई, हमारी तो तनख्वाह ही इतनी, आप आईए से कितनी तनख्वाह मिलेगी, 90,000 रुपए मिल जाएगी। भाई मेरी तनख्वाह जो 1.25 लाख रुपए रही है यूनिवर्सिटी में, और मुझे एकदम पता नहीं चलता था कि वो तनख्वाह कब आती थी, अब कब खर्च हो जाती थी। मैं आपके सामने खुद प्रमाण, 90,000 में आप क्या ही कर पाएंगे। उसमें आपको जो हीरे की अंगूठी भी पहननी है, अच्छी घड़ी भी लगानी है, और एप्पल का फोन भी मेंटेन करना है। कहां से हो पाएगा? या तो जरूरतें कम कर दीजिए तो अच्छे अधिकारी बन सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको अपने ही आसपास के लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। और सबसे पहले जो आपके नजदीक में लोग हैं, अगर पुरुष है तो उसकी महिला, और महिला है तो पुरुष। अरे तुम क्या ही करती हो जिंदगी में अपनी, आलोचना कर कर के वो आपको भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित कर देंगे। फिर आपको लगेगा ये तो वैलिड है, मैंने किसी का नुकसान करके थोड़ा योजना से आ रहा है, कोई दिक्कत। ये समस्या खड़ी होती है। एथिक्स में ये भी बात समझी जाती है कि आप लालची तो नहीं है, लालची हैं तो सब मतलब हर चीज करेंगे, फिर आप कुछ भी बचेगा नहीं। जहां बैठे हैं राजकोष पे, चूंकि आप ही वहां के मुख्य हैं, वहां से पैसा निकल रहा है, उसने बताया साहब इतना, ठीक है निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग क्या समझें। इसके अलावा और क्या दिखेगा, दुविधाएं क्या है, डायलमा, दुविधाएं। देखिए बड़ा अच्छा है। अब दुविधा क्या है, अच्छा जीवन जिए जो आकर्षित करता है, थोड़ा मलेशिया घुमाए, थोड़ा नहीं मलेशिया जाना है तो जो फ्रांस घुमाए, कहीं घूम आए। अब वो चीजें ऐसे नहीं हो सकती। इसके अलावा और क्या दुविधा आएगी, नैतिकता की तरफ जाएं कि अनैतिकता की तरफ जाएं। कुछ अंतर्मन कहेगा, कुछ जो बाहरी लोग कहेंगे। अंतर्मन कहेगा कि यार एकदम सही करो, बाहरी लोग कहेंगे वहीं से विधायक का फोन है, बहुत आजकल आपके अपने वाली चला रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। आप उल्टा भी नहीं बोल सकते क्योंकि विधायक आपसे ऊपर है। अब उल्टा बोलेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। एमपी भी बैठा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब दोनों बैठे हुए हैं आपके ऊपर, पढ़े लिखे आपके जितने नहीं है ये। अब ध्यान समझना बात, ये पढ़े लिखे उतने नहीं है जितना आप एथिक्स पढ़ रहे हो और ये सब कर रहे हो, वो तो इतना पढ़े लिखे नहीं है। हां, और उनका क्या है, उनका ये है, वो ये सोचते हैं कि आप उनकी हर बात मानो, आप उनकी बात से इधर उधर मत हो। अब आप उनकी बात माने कि अंतर्मन की बात माने, अब इसमें समस्या है, ये दुविधा है। वो क्या कहेंगे, अपने किसी खास आदमी का काम, किसी खास आदमी को टेंडर दे दो रेलवे वाला, किसी खास आदमी को प्रोजेक्ट दे दो वो वाला। आप कह रहे हैं ईमानदारी से लोगों को आपने वहां अपने ऑफिस में बिठाया कि जो अच्छा हो उसको दूंगा या उसको दूंगी। अब वहां से फोन आ गया ना, उसको दे दो, एक्स को दे दो। आपने कहा सर वो एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी। अरे एलिजिबिलिटी हम बोल रहे हैं, किस बात की एलिजिबिलिटी, हो गई एलिजिबिलिटी। आपने कहा सर जो ये तो वैधानिक नहीं है, तो संवैधानिक नहीं है। हमें संविधान पढ़ाते हो, हमने ये आंदोलन किया जनता के लिए, हमने ये आंदोलन किया, हम यहां ऐसे थोड़ा बैठे हैं। 3 बार के एमपी हैं, 2 बार के विधायक हैं, अभी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, तब तुमको बताएंगे। आगे आप दहशत में। जी सर, कर दिया आपने सर, यही हो रहा है।
इथिक्स के पेपर में यह भी चेक हो रहा है कि आप कितना दबाव झेल पाएंगे, क्योंकि आपके निर्णय से बहुत सारे, यही होगा ना, हटा देंगे आपको, यही होगा ना, हटा देंगे, आप हट जाइए, चले जाइए। एक आईपीएस रहे हैं उत्तर प्रदेश कैडर में, उनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को मैं बहुत पसंद करता हूं, उस आदमी को बहुत ट्रांसफर हूं। वो मीडिया के रील में नहीं है, लेकिन है वो बहुत काम के आदमी। जहां जाते थे वो बहुत लोड लेते नहीं थे, उनकी आदत है कि वो आम जनता के लिए काम करते, जनता दरबार लगा के। आज के समय अधिकारियों को रोज जो जगाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है 8 बजे ऑफिस पहुंचिए, वो अपने आप ही पहुंच जाते थे ऑफिस। 24/7 वो हमेशा काम करते थे। और उनके परिवार वाले परेशान है, इतना क्यों करते हो? कहे यार इसीलिए तो नौकरी की है, इसीलिए तो नौकरी की है। आईपीएस की नौकरी क्यों ली भाई आपने? आईपीएस की नौकरी का मतलब है कि आप 2-4 घंटे सोले बस, उससे ज्यादा नींद आप नहीं ले पाएंगे। जिले का भार है, सब कानून अपराधी जितने हैं सब घूमते हैं। एक मर्डर केस हो जाएगा, दोहरा 13 मर्डर केस, आप सस्पेंड हो जाएंगे। या आप जगेंगे तो जिला सोएगा, आप सोएंगे तो फिर जिला जग जाएगा और आपको हटा देगा। यह समझना पड़ेगा। अब यहां पर यही बात है। तो प्रशांत कुमार का खूब ट्रांसफर हुआ, 29 ट्रांसफर हुआ। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से जब कोई अच्छी सरकारें आती है तो ऐसे अधिकारियों को खोज लेते हैं कि भाई ये किसी की सुनेगा नहीं, निष्पक्ष व्यक्ति है। निष्पक्ष व्यक्ति की वैसे तो पूछ नहीं है देखो, लेकिन आपको अंदर से बड़ा अच्छा लगेगा कि हां मैंने सही किया, गलत नहीं किया किसी के साथ। और ऐसे व्यक्ति से जब भी कोई टकराएगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि हां भाई किससे टकरा गए। वो भले ही अधिकारी है तो क्या, नेता भी घबरा जाएंगे कि क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने कैरियर का, उसको पता है कि यही कर देगा, हटा देंगे। बहुत होगा तो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पे चले जाएंगे, सेंटर में। बहुत सारे विकल्प हैं, एक विकल्प थोड़ो नहीं है। कुछ तो कर लेंगे हम, लेकिन गलत नहीं करेंगे। और हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये हम पहले ही जो शपथ पत्र लेते हैं भाई कि अगर तुम गलत करोगे तो हमारी जो पढ़ाई विद्या काम नहीं करेगी, जो समय पे भूलोगे। अगर अच्छा करोगे तो याद आएगा, पूजा अच्छा करोगे तो याद आएगा, और अच्छा नहीं करोगे तो फिर समय पे ही भूलोगे, चाहे जितना मन लगा के सुन लो। इसलिए ये इतना जो लेक्चर देने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा नैतिक बोल के नहीं बनना है, मन में एकदम अंदर से चुप होके सोचिए कि हाँ नहीं ये ठीक कह रहा जा रहा है, ये बात ठीक है। इस तरीके से हमको देखना चाहिए। और इसके अलावा और क्या कह रहे हैं? जो नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, फिर नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या है और विधियां क्या है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या है और विधियां क्या है। अगर आपको कभी नैतिकता का मामला फंसे तो इतिहास आपको जानना चाहिए, अपनी संस्कृति जानना चाहिए, अपने समाज सुधारकों के बारे में पढ़ना। इसीलिए आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाई जाती है, इसीलिए आपको एंशिएंट पढ़ाई जाती है, इसीलिए आपको मध्यकाल पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कि आप यह समझ पाए कि अगर आपके सामने दुविधा आएगी तो हम जाएंगे कहां, ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट उधर ही बैठेगा जहां नैतिकता अपना वेटेज रखती है। उदाहरण से सिद्ध करता है ये बात। जब राम वन जा रहे थे तो हर व्यक्ति चला गया। राम जब वन जा रहे थे तो हर व्यक्ति चला गया कि भैया राम को वापस लाया जाए। भरत भी गए, सभी लोग गए। पूरी जो जनता का उद्देश्य यह था कि राम वापस आ जाए। अब यह हो गया कि आम जनता, भीड़ ने यह कहा कि नहीं आप जो वापस चलिए। आपको इतनी भीड़ मनाने जाती है, आप एकदम वापस चले जाते हैं। भाई लोकतंत्र में यही होता है कि अधिक लोग अगर किसी एक बात को कह रहे वो सही हो जाती है। लेकिन राम नहीं गए। क्यों?
नैतिकता इसके लिए नहीं जवाब दे रही थी। लोग बैठे, पूरी सभा बैठी, राजा जनक भी बैठे, वहां सब बैठे, सारी माताएं बैठी, सब हुआ। राम ने कहा भरत तुम कहोगे तो मैं अपने आप चलूंगा, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो वचन दिया था वो वचन टूटेगा। वचन के लिए मैं जान दे दूंगा, यह संभव नहीं होगा। तो यहां अगर कभी नैतिकता को लेकर प्रॉब्लम आएगी, अगर हमारे सामने कभी डायलेमा आएगा, तो नैतिक मार्गदर्शन हम वहां से लेंगे जो लोग वास्तव में नैतिकता के लिए कुछ कर गए, जो नियम बनाए गए हैं समाज में, एक आचरण करने के लिए एक नियमावली बनाई गई है। हम उसे देखेंगे कि अच्छे लोगों के द्वारा क्या आचरण किया गया, जो बुरे लोगों के नहीं देखेंगे। अभी क्या चल रहा, उल्टा चलन चल रहा है, खराब लोगों को देख रहे हैं लोग। ये फलाना भैया को देखो, और रात दिन कुछ नहीं करते थे, करोड़पति हो गए। अरे कैसे हुए ये तो पता करो, स्मगलिंग किया कि हत्या किया, किसको मारा, इधर की टोपी उधर किया, क्या किया। हमारा आदर्श ये अभी समाज में, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो यहां का भारत का बहुसंख्यक समाज है वो केवल बड़ा बनना चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के हम बड़े आदमी बन जाए, BMW से चले भैया। तो उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, तो आप कुछ भी करेंगे। ये यहां पर बात रखी गई कि यहां यह समझना पड़ेगा कि आप जो मार्गदर्शन के लिए जो विधियां हैं, जो कानून बनाए गए, आचार संहिता है, जो विनियम है, जो नियम बनाए गए हैं, और अंतर आत्मा, देखिए इनर कॉन्शियस, ये बहुत बड़ी बात। इनर कॉन्शियस हमेशा सही बोलती है हर व्यक्ति की, हम हो या आप, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी अंतरात्मा ये ना बोलती हो। अगर आप ठीक नहीं करने जा रहे, अंतरात्मा बोलती ठीक नहीं है, गलत करने जा रहे हो। अरे हम कहते चुप, एकदम बोलना मत, करूंगा मैं करके ही रहूंगा, मानूंगा नहीं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को ठुकरा देते हैं, अंतःकरण इसको कहते हैं। और जिसने उसकी बात को सुनना शुरू किया वो धीरे धीरे और बोलना शुरू कर देती, और जिसने उसको दबा दिया वो धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देती है। जैसे तुम एक बार चोरी करो, स्टार्टिंग में देखो, उदाहरण से समझाता हूं। हम छोटे थे तो एक बार हमने कुछ उठा लिया, तो किसी नहीं बोला होगा, फिर उठा लिया, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ गई। पहली बार जब तुम कोई काम गलत करोगे तो आपका इनर कॉन्शियस आपको तेजी से मना करेगा कि नहीं, आप जो गलत ना करो, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं। और जब हम जैसे ही ठुकराते हैं तो हमारी अच्छाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि हम जो बड़े से बड़ी गलती कर जाते हैं, लेकिन हमारा इनर कॉन्शियस हमें कुछ नहीं कहता, और वो फिर हमें एकदम खराब अवस्था में लाके खड़ा कर देता है, और फिर ऐसा ही व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर आत्महत्या भी कर लेता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने की है, जो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बाद में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके इनर कॉन्स में, आपके अंतःकरण में सारी बातें छिपी हुई हैं। रावण को पता था कि राम कौन है, फिर भी सीता नहीं दिया। राम जी ने युद्ध से पहले कई बार प्रयास किया कि युद्ध न हो। रावण ने कहा मेरे सामने कौन, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूं, कोई दूसरा नहीं मेरे सामने। यह खतरा पैदा होता है, और यह समझना पड़ेगा कि जो बुराई जब अंदर से आती है तो एक सीमा के बाद फिर वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, फिर आपका इनर कॉन्शियस भी आपसे बात करना बंद कर देगा, और फिर एक ही रास्ता है, या तो जेल, या तो फिर जो लड़ाई उड़ाई में कहीं कोई गोली मार देगा। ये तो होता है नहीं, ये व्यवहारिकता में भी आप देख लो ना,
जितने अपराधी हैं आप उनसे, अगर आप कभी अधिकारी होंगे तो आपको पता चलेगा, उनका दिमाग एकदम कंट्रोल में नहीं रहता। जो मन किया वो कर दिया, वो निकले रोड पे, जो मन किया वो कर दिया, क्योंकि अंतरात्मा से बिल्कुल दूरी है। वो केवल एक शरीर के रूप में पशु हो चुके हैं। हम सभी जो इंसान आज बने हैं उसी स्ट्रक्चर से बने हैं, और आज हम इंसान हैं तो अपनी नैतिकता के कारण है। बात समझ में आ रही है? और जिस दिन नैतिकता का लोप हो जाएगा, इंसान और शैतान में कोई अंतर नहीं होगा। अगर इंसान को इंसान रखना है तो नैतिक होना पड़ेगा। ये कोई जो शिक्षा की बात नहीं है, वैसे भी आपको ठीक होना ही पड़ेगा। ठीक है? और फिर नैतिक मूल्यों, जो एक चीज और क्या है, शासन व्यवस्था में नीति परकता। शासन व्यवस्था में नीति परकता। शासन व्यवस्था में नीति परकता का मतलब, जो भी एक ऐसा राज्य होना चाहिए, एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सबके लिए सहज हो, सुलभ हो और नैतिकता के साथ काम करता हो। शासन व्यवस्था में नीति हो, अनीति ना हो। अनीति का मतलब क्या होता है? गलत। जो नीति का मतलब क्या होता है? सही। तो शासन व्यवस्था में नीति परकता। नीति क्या कहती है? यहां पर जो नीति का मतलब क्या हुआ? स्वधर्म भी आप इसको कह सकते हैं। उसमें नैतिकता क्या कहती है, और अगर हम जब भी निर्णय लेंगे तो इस बात को ध्यान में रख के निर्णय लेंगे कि नैतिकता का ये पैरामीटर है और हमें यही करना है। उसमें फिर जब आप निर्णय लेने जाएंगे तो आपकी जाति, आपका धर्म, आप जिस वर्ग से आते हैं, वो सारी चीजें बाधा भी पैदा करेगी, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके ऊपर सबका असर है। इसलिए हम जब भी शासन व्यवस्था को देख रहे हैं तो उसमें शासन की व्यवस्था को नीति परख। जब राम गद्दी पर आए तो आप देखें, महात्मा गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते हैं। गांधी ऐसे राजनीतिक विचारक है जिन्होंने कहा राजनीति में धर्म होना अनिवार्य है। अरे यहां लोग क्या कह रहे, धर्म धर्म की बात मत करिए राजनीति में। अरे कैसे नहीं बात करेंगे? व्यक्ति वैसे ही धार्मिक है, आप नहीं बात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से बात कर लेगा। वो तो बात करेगा ही ना। और उन्होंने रखा राम राज्य। इसका मतलब राम राज्य क्या है? नैतिकता का राज्य। भारत के संविधान की जो मूल प्रति रखी गई उस पे भी सबसे पहला चित्र रामराज का ही था। क्यों ऐसा रखा गया? राम को किसी जाति वर्ग विशेष से जोड़ के मत देखो। राम को इस नजरिए से देखो कि राम किसके लिए बात करते हैं। राम का अपना जीवन नैतिकता से परिपूर्ण है। कृष्ण और राम में बड़ा अंतर है। कृष्ण व्यवहार है, राम सिद्धांत और आदर्श है। राज्य होना कैसा चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, वो राम बताते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। एक राजा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें राम। मित्रों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था राम ने एकदम नहीं मानी है। मल्लाह दोस्त है उनका, जो जंगल का आदिवासी दोस्त है उनका। कोल किरात जो महिला उनकी भक्त है, उसके जूठे बेर खा लेते हैं राम। राम तो हर जगह जो विषमता को दूर कर रहे हैं। राम तो छोड़िए, इंसान इंसान जो गिद्धराज है, जो हमेशा मांस खाता है, जो मांस भोजी है, उसको भी राम ने अपना लिया, जटायु। राम, उसके बाद आप ये देखो ना, राम ने किसको किसको अपनाया। ये नैतिकता का यहां पे पैमाना है। मतलब अगर आप नैतिक हो रहे हैं तो आप में कहीं विषमता नहीं होगी।
राम समता की बात करते हैं। इसीलिए राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सुका। जैसे ही राम गद्दी पर बैठे सभी लोग हर्षित हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तुलसीदास ने लिखा है दैहिक दैविक और भौतिक। तो दैहिक मतलब कोई जो बीमारी कष्ट, उसमें राज्य आपके साथ खड़ा है। हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान योजना, ये दैहिक दैविक। आपदा आ गई, कोई प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक मतलब आपसी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। राज्य कैसा होना चाहिए जहां ये सब ना हो। इसलिए राम राज्य है। अपने दिमाग में अगर आपको लगता है कि राम कोई धार्मिक राज्य की बात कर रहे हैं, नहीं, राम समता मूलक राज्य की बात कर रहे हैं, जहां व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम है। और केवल इंसान का इंसान से नहीं, जानवरों से, पेड़ पौधों से, सबसे प्रेम है। ये तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है भैया। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्या पढ़ने से फायदा निकलेगा? वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। पेड़ पौधों को बचाना अपने आप को बचाना है, नहीं तो वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं बचोगे। राम घूमते जंगल में, पेड़ पौधों से, जानवरों से सबसे मित्रता है। जब सीता हरण हो गया तो उन्होंने हर व्यक्ति से पूछा, जो पेड़ की लताओं से पूछा, जानवरों से पूछा, कहां गई सीता। ये एक मानव का अपनी प्रकृति के साथ संबंध है। आज यही संबंध टूट गया है मानव का प्रकृति से। कहने के लिए बातें बड़ी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बातें बड़ी सटीक और बहुत जरूरी बातें। बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तब भी नहीं मिलेगा। ये अनुभव से आएगा। जब आप एक लंबे समय तक अनुभव करते जाओगे तब ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो यहां यही बात कही जा रही है कि शासन व्यवस्था में नीति परकता कैसे आएगी, कि भाई नीति परक क्या है, और जो नीति परक होगा वही चलेगा, अनीति परक तो बिल्कुल नहीं चल सकता। ये हमें समझना होगा। इसके अलावा और क्या है? नैतिक मूल्यों का जो सुदृढ़ीकरण, नैतिक मूल्य कैसे मजबूत होंगे। नैतिक मूल्यों को मजबूती, या जो सुदृढ़ीकरण, नैतिकता पे चलना, तलवार के धार पे चलना है। रोज मरना पड़ेगा। रोज लोग कहेंगे आगे बहुत नैतिक बनते हैं, कह सकते हैं, कहेंगे भी, फिर वही गाना चलेगा, लोगों की बातों का क्या लेना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो बातें छोड़नी पड़ेंगी आपको। यहां तो ये देश में अच्छे और बुरे सब बदनाम हुए। यहां ऐसा नहीं है कि जो बुरे ही बदनाम होते हैं, अच्छे ही बदनाम हो जाते हैं। यहां पे लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है। अच्छा करेंगे तो बदनाम कर देंगे, बुरा करेंगे तो वैसे ही गाली पड़नी है, अच्छे पे भी गाली पड़ने लगेगी एक सीमा के बाद, क्योंकि अच्छा ज्यादा यहां पे लोग नहीं पचा पाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे तो वो नहीं पचेगा कि इतना अच्छा, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, या तो इन्होंने कुछ किया है गड़बड़, इसलिए बहुत ही समता की बात कर रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या बात कह रहे हैं, कि नैतिक मूल्यों को कैसे मजबूती दी जाए और नैतिक मूल्यों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उसके लिए क्या पैमाना होगा, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा जो निधि व्यवस्था, बहुत सारे देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध और निधि व्यवस्था,
तो निधि व्यवस्था का मतलब क्या है? फंडिंग। बहुत सारे देशों से हमारे संबंध हैं। वो देश हमारे देश में जो फंड करते हैं संस्थाओं को, अलग अलग संस्थाओं को फंड किया जाता है। एजुकेशन के लिए भी जो फंड होता है, आदिवासी जनजाति इलाकों में उन्नयन के लिए भी फंड होता है। बहुत सारे ऐसे संगठन है, एनजीओज हैं जो फंड करते हैं, जैसे बिल गेट्स और जो मिलिंडा गेट्स का जो फंड है उनके द्वारा होता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग फंड करते हैं। कभी कभी जो फंड का मिसयूज भी होता है। अगर फंड इसलिए आ रहा है ये किसी खास वाद को बढ़ाना है, किसी एक जो धर्म को बढ़ाना है, या किसी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो फिर जो सहिष्णुता कहाँ जाएगी? अब यह समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो निधि व्यवस्था क्या है। हमारे बहुत सारे देशों के साथ जो संबंध हैं, उसके बाद जो हमारे यहां पैसे आ रहे हैं, उस पैसे का प्रबंधन क्या हो रहा है और उस पैसे से हो क्या रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है। अगर उपयोग ठीक हो रहा है तो फिर सही है, और नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक पैसा आया और ईसाइयत के लिए उसका काम होने लग गया कि एक जो धर्म का उन्नयन करेंगे, उस दिन से मिस्टर महेश मार्टिन हो जाएंगे, क्योंकि पैसा मिलेगा महेश को, तो महेश मार्टिन हो जाएंगे, और मार्टिन होके उसके बाद फिर वो उसको लेकर आगे बढ़, ये समस्या खड़ी होगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बाद भी जो हमारे संबंध है, जो पैसा आता है, जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग किस तरीके की है, नैतिक है कि अनैतिक है। ये हो रहा है खूब, ये खूब हो रहा है। आप अधिकारी बनेंगे, आपको पता चलेगा, मान लीजिए कि आप जो छत्तीसगढ़ में हो गए, आदिवासी इलाका है, खूब एनजीओ, हम लोग ना सबको रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, हम सरकार से भी ज्यादा बढ़ के देते हैं, क्यों? क्या मिल रहा है आपको? तो उसके बाद आपको पता चला कि पूरा गांव ही ईसाई हो गया। वो यही होता है, वो यही हो रहा है कि हम आपके एजुकेशन की सारी व्यवस्था देखेंगे, आपको हर महीना पैसा मिलेगा, आप ये हो जाएंगे, आप बस खाली ये बोलना शुरू करिए कि मैं आज से ये हो गया धर्मांतरण। राजशेखर, बात समझ में आ रही है कि ये है कि किस तरीके से धर्मांतरण, क्या चीजें हो रही हैं उसके जो फंडिंग की। अब वो नैतिकता के मुद्दे क्या हैं, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्या है। आज के समय आप देख रहे हैं कि हर कंपनी के ऊपर जो सामाजिक दायित्व डाले गए कि अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो आपको भारत में काम करने के एवज में आपको यहां पे कोई ना कोई सामाजिक सरोकार से जुड़े जो भी हमारे जो विषय उसमें आपको फंड डालना पड़ेगा, तो आप काम कर पाएंगे। ये चीज यहां दिखाई दी। इसके बाद सबसे आखिरी में एक चीज ऊपर भी छूटी थी, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। भारत और विश्व के नैतिक विचार, यहां आप देख रहे हैं इस पूरे पेपर में विचारक विचारक और ये योगदान, ये क्यों कह रहे हैं? पागल हैं? क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि लोग विचार शून्य हो गए, कुछ नहीं किसी को करना है। सबको यह समझ में आ रहा है कि पैसा कमाना है, बस नौकरी मिले पैसा कमाना, उस दिन से इंजन शुरू। कितना पैसा बुआ को देना है, कितना मौसी को देना है, कितना फलाने को देना है, कितना उसको देना है, ये सब सोच ले रहे हैं पहले ही लोग, होने से पहले ही सारा प्लान बना हुआ है। होगा क्या उसके बाद पता नहीं। खूब वादे हो रहे हैं कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, चिंता मत करना, अभी तो दिक्कत है थोड़ी, नहीं ये कंप्लीट कर लिया है और एक दिन अपना टाइम भी आएगा। वो जो आपसे जुड़ा है उसको अच्छा लगा, हाँ भाई ठीक है, अपना टाइम आएगा, ये कुछ करेगी। अब फिर वो दबाव बनाएगा बाद में आपके ऊपर, तो आप कुछ हो जाएंगे तो, नहीं होंगे तो कहेंगे देखा मैंने बोला था ना। बहुत दिक्कत होती है।
नहीं हुआ ना। यहां सब वादा करके आए एक दूसरे से, जो जहां से आया होगा कम से कम अपने लोगों से तो वादा करता ही है कि हमें जो तैयारी कराओ हम अच्छा करके आएंगे। लेकिन आते हैं यहां हम भूल जाते हैं, कुछ और भी करने लगते हैं। हमने कल समझाया भी था। फिर उसके बाद यही है कि आप भूल गए, आपको लक्ष्य ही पता नहीं कि अब क्यों आए थे यहां। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे के पास। अब फिर कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, हमने पढ़ाई नहीं किया, कोचिंग अच्छी नहीं मिल पाई। दिक्कत यही हो गई सर, कोचिंग ने जो है हमको डुबा दिया। अरे कुछ नहीं डुबा दिया, तुम खुद डूबना चाहते थे। कोचिंग किसी को नहीं डुबा सकती, कोई कितनी भी खराब कोचिंग हो। पढ़ना तो हमने है ना। हम इस मार्केट में रह के भी हम इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रही है, हमारी कमी है। दूसरों पे कमी डालना बंद कर दो। कोचिंग का रोल एक सीमा तक है केवल, बाकी तो सारी लड़ाई खुद अकेले ही है। ये दीवानों की बस्ती है, आहिस्ता चलो लोगों, ये दीवानों की बस्ती है। यहां तेजी से मत चलिए। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो ये आंखें तरसती है। ये उर्दू का एक बड़ा अच्छा शेर है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आपकी तैयारी पे जो शिद्दत हो गई कि नहीं हम तैयारी कर रहे हैं और हमें मिलेगा, तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं और आपका लक्ष्य आपको दिखता रहेगा। अब यहां कोई लोग सोचते हैं कि बढ़िया है, अरे भाई मैं इसलिए सुनाता हूं थोड़ा आपको ये लगे कि नहीं ठीक है, मजा आ जाता है। तो जिस दिन से गए हो ये आंखें तरसती है। तन्हा सा कोई आलम, तन्हा सा कोई आलम, और ऐसे ही कुछ है, तन्हा सा कोई आलम। और बस इसका यही मूल मतलब ये है कि केवल चलना ही चलना है और रास्ता ही रास्ता है। और अगर आप इस भाव से तैयारी करेंगे कि केवल मुझको चलना है और रास्ता मुझे पता है, तो आपको लक्ष्य भी मिलेगा। और ये बात आप ये सोच के चलो कि नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा या मैं नहीं चलूंगी, तो फिर कुछ चीजें मिल नहीं पाएगी। ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है इस सफलता में। इस तैयारी में जितनी ईमानदारी जिसने बरती है उसको सफलता जरूर मिली है। और जो ईमानदारी नहीं बरतेगा वो किसी से भी पढ़ ले, गोरखनाथ भी उसको आके पढ़ा दे तो नहीं होगा उसका। गोरखनाथ बहुत बड़े गुरु रहे अपने समय में, नाथपंथियों में। गोरखनाथ भी उसके गुरु होंगे तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने वादा किया अपने आप से कि मुझे कुछ नहीं करना है, चाहे जो कर लो मैं नहीं सुधरूंगा। तो यहां ये चीज आपको दिखाई। अगला पॉइंट क्या है? शासन व्यवस्था में ठीक है। शासन ईमानदारी बहुत जो भारी शब्द है, लोग कहते हैं ये जो डेड ऑनेस्ट है। डेड ऑनेस्ट का मतलब एकदम हिलते नहीं है। डेड ऑनेस्ट उसी अधिकारी के साथ चलता है जो 1 रुपया किसी का पेन से भी नहीं छूता। ना ले का मतलब ही नहीं, वो देखता ही नहीं पैसा। लेने और न देने, वहां आप उसके सामने बात ही नहीं कर पाएंगे आंख में आंख डाल के। पहले ही लोगों को पता है कि भैया वहां मत जाओ, तुरंत वो जेल में डलवा देगा उठा के। देखना का मतलब ये है। एक खतरनाक आदमी है या जो खतरनाक महिला है। अब चूंकि आप खतरनाक तभी बन पाएंगे ना जब आप में कुछ क्षमता अंदर से होगी। आपको ये जानते हैं कि साहब इसी रसगुल्ले पे ही टिके हैं या रसमलाई खाते हैं उसके बाद बात करते हैं, तो पहले रसमलाई खिलाएगा फिर डिब्बा खोल देगा मिठाई वाले कि साहब इसी में है सब। हमने रख लिया, कहे ठीक है कोई बात नहीं, अभी शाम को बात करते हैं। पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को नहीं बुरा लगता। और उस लालच को संभालने के लिए फिर ईमानदारी, ईमानदारी की शिक्षा यहां हम लोग
नीति शास्त्र के माध्यम से लेंगे कि नहीं क्या ईमानदारी है। लोक सेवा की अवधारणा क्या है? लोक सेवा की अवधारणा का मतलब कैसे आप लोगों की सेवा करेंगे, वो अवधारणा क्या है। और शासन व्यवस्था में ईमानदारी, आपस में बातचीत नहीं, पूछ दूंगा, जो बातचीत करेगा पूछ दूंगा। नहीं, ध्यान सुन लो, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। अब ईमानदारी तो आती नहीं, ईमानदारी के लिए बहुत खून के घूंट पीने पड़ते हैं। या तो आपके परिवार में लोग ईमानदार हों। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत ज्यादा नैतिकता की बात करते हैं, वो बैंक का ब्याज भी नहीं लेते। उनको पता है कि हराम का कुछ नहीं लेना है। अब देखिए, शब्द वो होता है, कुछ नहीं लेना, ये ईमानदारी से जुड़ा है। और मुसलमान का मतलब पता है, ईमानदार, पवित्र, जिसका ईमान अच्छा हो वो मुसलमान है। ना समझिए, इसका सबका मतलब है ये मोहम्मद साहब ने चलाया धर्म। मोहम्मद साहब खुद उसी बात को ही रख रहे हैं ना, ईमान की बात। अब यहां ईमान ही डोलता है रोज। पैसा देखिए, ईमान डोल गया। 50,000 में आप नहीं सुने, 1 लाख, 2 लाख, एक आदमी अटैची लेके बैठा है, 5 लाख, 10 लाख, 20, 1 करोड़ का चेक सर। हमने कहा पूरी जिंदगी का पैसा नहीं मिल रहा है यार। बड़े बड़े अधिकारी जेल चले गए भाई इसी पैसे के चक्कर में। नीरा यादव मुख्य सचिव रही उत्तर प्रदेश में, टॉपर रही आईएएस में, जेल क्योंकि पति विधायक कह दिया कि खूब कमाओ, मैं हूं, बाद में जेल हो गई। राजशेखर जानते हो नीरा को? इसके पहले उत्तर प्रदेश में बहुत पावरफुल अधिकारी रही हैं। अरे बहुत पहले की बात बता रहा हूं। पैसे का खेल बहुत बड़ा है भाई। ये हमको समझना पड़ेगा कि शासन व्यवस्था में, लोक सेवा में ईमानदारी क्या है और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार, जितने बड़े लोग हुए उन्होंने पैसे को वैल्यू नहीं किया, नैतिकता और नैतिक मूल्यों को वैल्यू किया। आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, एक समय तक आप प्रभावित होंगे दूसरे से, लेकिन आप बहुत अच्छे विचार वाले हैं तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। इस दुनिया में मूल्य किसका है? विचारों का। शब्द क्या है? ब्रह्म है। जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ये भी ऊपर ही जा रहा है और ये ऊपर जाके फिर आएगा वापस। हम रहे या ना रहे, लेकिन शब्द रहेंगे। ये शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं। ये जो रेडियो आप देखते हैं ना, रेडियो पकड़ता है कैच, ये फ्रीक्वेंसी है। अब दुनिया में जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी विचारक, उन लोगों ने सबने एक सुर में एक बात कही है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन ईमानदार रहने की भाई बहुत बड़ी शर्त यह है कि आज के समाज की बहुत सारी परिस्थितियां आप पे हावी ना हो, और वो हावी है, सिर्फ चढ़ के बोल रही है। बढ़िया कपड़ा किसको पसंद नहीं भाई? 10-15 हजार का जूता पहनने में मजा ही कुछ और है। लोग कहते हैं हम इतना अच्छा जूता पहनेंगे, तो फिर काम तो नहीं हो पाएगा। 90 तनख्वाह है, 20 का जूता ही हो गया, बचा 70। 70 में क्या ही होता है साहब? आप अपने नीचे वाले को देख के पागल हैं। एसडीएम है यार, लेकिन 3 एप्पल का फोन लेके चल रहा है। कल इसको बुलाते हैं, उसको आपने डांटा, मैंने कहा साहब हम आपके लिए लेकर आए हैं। खुश आप? वैसे आपके अंडर में 5 एसडीएम है, 5 गुलाब, 5 एप्पल गिरा दिया शाम को लाके सबने। आपने कहा टीवी अच्छी नहीं लग रही है, यहां आ गया वो बढ़िया, उसने कहा साहब ये वाली नहीं, एप्पल की टीवी भी लगाओ। वो आपका क्लास ऊपर चढ़ाते जाएंगे, वो आपकी लालच को बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद जब ईडी और उसका छापा पड़ेगा तो आप ही जेल जाएंगे। लिया था तो सोचा नहीं, तो जेल जाने में क्या दिक्कत है भाई?
लेते समय सोचते नहीं है हम, अब फिर रोते हैं। एक अधिकारी रो रहा था, एक दिन मैं उसका वीडियो देख रहा हूं, रो रहा था, साहब इस बार छोड़ दीजिए, गलती हो गई। 55 साल के थे, 4-5 साल नौकरी बची, कहे साहब इस बार जा रहे। ओईडी वाले थे, ना ना ना, चलो जो कहना वहां कहना, आखिरी तक बचा। जैसे एक लड़की की शादी होने तक माता पिता बड़े गंभीर रहते हैं कि भाई आराम से थोड़ा रहना, वैसे ही अधिकारी बनने के बाद भी बड़ी गंभीरता रखनी पड़ेगी कि आप पूरी नौकरी काट ले जाएं 60 साल, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। ये नौकरी, एक पैर आपका वैसे ही जेल में, एक ही पैर बाहर है, और हर जगह जो कैमरा लगा हुआ है, गलती करेंगे फंस जाएंगे तुरंत। या तो कैमरा बंद करा देंगे, आप यही होशियारी करेंगे, कैमरा बंद करा देंगे। वो जानते हैं आपने कैमरा बंद करा है, क्यों बंद करा है, उस बीच क्या था उस समय, और वो पूछेंगे आप बता नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। बोलो गलत कह रहा हूं। इसलिए अगर आपको वास्तव में ईमानदारी की बात है तो फिर आपको दार्शनिकों को देखना होगा, आपको बुद्ध को देखना होगा, आपको महावीर को देखना होगा, आपको महात्मा गांधी को देखना होगा, आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर को देखना होगा, आपको दयानंद सरस्वती को देखना होगा, आपको अब्राहम लिंकन को देखना होगा, आपको नेल्सन मंडेला को देखना होगा। तब पता चलेगा कि दुनिया में क्या चीज है और हम कहां बैठे हैं, हम रो रहे हैं अधिकारी। अरे अधिकारी बनने के बाद आपका स्कोप क्या है, आप क्या करोगे? अगर ये पेरिफेरी है तो फिर आप बने तो फिर हो जाएगा बल्ले बल्ले, भले ही कोई ना आपको पूछे, लेकिन एक समय के बाद जो गरीब है ना वो आपके पीछे चलना शुरू कर देगा। ये मैडम आई तो जीवन बदल गया, और वो जो बोलेगा ना लाइन, उस पर मजा आ जाएगी। हमने जब सबसे पहला जो पढ़ाना शुरू किया डिग्री कॉलेज में, और लड़कियों के स्कूल, जो लड़कियों का कॉलेज था, पहला कॉलेज लड़कियों, कोई नहीं पढ़ाता था। हरियाणा की स्थिति तो जानते ही आप लोग, बहुत जो लोग हरियाणा के होंगे वो जानते हैं। हरियाणा में लड़कियों की पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा अच्छा वो नहीं रहा। आज के 10 साल पहले तो और भी खराब था। मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2013 में मेरा वो था कॉलेज, वहां हुआ मेरा गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 गुड़गांव, लड़कियों कॉलेज, महिला महाविद्यालय। महिला महाविद्यालय में हम पहुंचे, लड़कियों कॉलेज, जिसमें हर तरफ की वो लड़कियां, प्रिंसिपल भी महिला, 1-2 टीचर जेंट्स थे, उसमें एक हम रहे, 2 रहे, एक शायद जो मैथ में थे, और ऐसे जो नॉन टीचिंग स्टाफ में रहते हैं वो तो रहते ही हैं जेंट्स, टीचर की बात कर रहा हूं। अब ऐसे कॉलेज में, और वहां माहौल क्या था, लड़कियां आती थी, कोई बाल बनाता था, कोई धूप में बैठता था, ये मैं पूरे उसकी बात बता रहा हूं। और उसके बाद वो जो मैडमों से बात किया कि आपके मैडम क्या चल रहा है, उन्होंने बताया हमारे सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ। ठीक, ये पढ़ाई होती थी, लोग चले जाते। हम पहुंचे तो हमने वहां पे कुछ बातें रखी, पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने कहा बहुत पढ़ाने आए, बहुत पढ़ाने आए। लेकिन 1 साल में वहां के जो दिशा निर्देश, जो चीजें एकदम बदल गई। लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी करने के लिए आए। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको कोई कुछ भी कह दे, उससे कोई मतलब नहीं। कभी किसी से नहीं पूछा तुम कौन हो, कहां की हो, हमसे क्या ही मतलब। बच्चे परेशान भी करते हैं स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्टिंग में कभी जो पढ़ाना कोई शुरू करेगा तो बहुत लोग परेशान करते, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं है वो दूसरे परेशान करेगा, कुछ भी कह सकता है आपको, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पढ़ना है और आपको भी पढ़ाने नहीं देगा। लेकिन इसके बाद भी वहां अच्छा ये लगा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को बदला। अब उन्हीं के लिए गए थे कि 2-4 भी बदल गए, बहुत है। और उसके बाद से फिर यात्रा रुकी नहीं, फिर तो सब जगह मैत्रेय कॉलेज, यहाँ पे सब जगह पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद तो हमने झंडे गाड़ दिए, कहीं फिर रुके नहीं पीछे। झंडे गाड़ने का मतलब ये, जहां गए वहां पे ठीक बातें बताई और वहां से हर जगह छोड़ा है, कहीं से निकाले नहीं गए, छोड़ के फिर अपने उस पे आ गए। इसीलिए आपसे बता रहे हैं कि आप अगर अच्छे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आ जाए, कोई कह रहे बहुत नैतिक या बहुत ऐसी बात कर, ये यहां समझना पड़ेगा कि आप बेहतर करना है। आप बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ सकती है, उस छोड़ने के लिए तैयार रहिए।
और दर्द लेने के लिए भी तैयार रहिए। लोग बोलेंगे आप, कहेंगे आपको कि एक ही जगह रुक गए होते जिंदगी आराम से कट जाती, क्यों इतनी हलचल मचाने की जरूरत है? लेकिन अब क्या करें, हलचल मचाना ही। आप करिए, अच्छा अपने आप सही हो जाएगा, सब सही होगा। तो यहां क्या है? ईमानदारी का दार्शनिक आधार और सरकार में सूचना का आदान प्रदान। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। देखिए, जो सरकार की बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिलती, अधिकारी देते ही नहीं, उसमें कहा गया इतने दिन में आपको इनका काम कर देना है, आपने कहा अरे कोई नहीं, चलता रहेगा। इसीलिए जो सिटीजन चार्टर आया कि नागरिकों के इतने समय में काम होने चाहिए, कोई भी अधिकारी। तो सरकार की सूचनाओं का आदान और प्रदान आप तक आई, आप लोगों तक पहुंचाई। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने लगातार सारी चीजों को डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसी को पैसा देना है, सरकार डायरेक्ट उसके खाते में देगी। आप अधिकारियों का रोल ही खत्म है अब, क्योंकि सरकार ने इसके पहले देख लिया क्या होता है। अधिकारी के माध्यम से कराइए, जिसको मिल रहा है उसमें 20,000 दे देना। 1 लाख मिल रहा है जो घर बनाने के लिए, तो 10-20 दे दे, इधर क्या ही करना है। आप नहीं मांगेंगे, नीचे वाला आपके नाम पे ले लेगा। उसने कहा 80 तो मिला, चलो 20 ही गया। अब ऐसा नहीं है, पूरा पैसा दे दे रहे। अभी आप इस समय समझिएगा कि बहुत सारे इंडेक्स ये कह रहे हैं कि भारत में लोग बहुत तेजी से जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, और हमारे देश में नौकरी करने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ेगी, उससे ज्यादा हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को रोजगार दे, स्टार्टअप्स करें, नए नए क्षेत्र में अपने आप को लेकर जाएं। क्योंकि पूरी जो दुनिया को सर्विस देनी है, जो वस्तुएं देनी है, भारत उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब में बहुत ऊपर आना चाहता है। आप पहले मोबाइल आयात करते थे, अब आप जो निर्यात कर रहे हैं मोबाइलों का, आप बहुत सारे क्षेत्र में बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आपने जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, आप सारे हथियार आप यहीं बनाएंगे, नहीं तो आप इतना पैसा फेंक रहे थे केवल हथियार मंगाने के नाम। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर कानपुर में बन रहा है, वहां तमिलनाडु। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में अभी, और भारत में क्या हो रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो पारदर्शिता, बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए सरकार क्या चाहती है, आप क्या करेंगे, और लोगों को बताइए। लोगों को ही नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है। फिर क्या करते हैं लोग? अरे कुछ नहीं कर रही है। पता ही नहीं तो क्या बताओगे? अगर आपको यह पता है अधिकारी होने के नाते, फिर आप क्या करेंगे? सारी जो योजनाएं हैं जो लोगों के कल्याण के लिए चल रही है, वेलफेयर के लिए चल रही है, आप उनको लोगों तक पहुंचा दीजिए, यही काम आपका है। आप बीच में जो सर्विस दी जा रही है उसको देने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको देर कर देते हैं, लटका देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये भी बात यहां पे रखी जा रही है कि वो नहीं होना चाहिए। सूचना का अधिकार, किसी से भी कोई भी हम बात पूछ सकते हैं। अधिकारी बाउंड है, वो मालिक नहीं है। आप ये मत समझिए आप मालिक बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रशासनिक सर्विसेज की, कि यहां हर व्यक्ति मालिक बनने जाता है। आप मालिक नहीं हैं, आप ट्रस्टी हैं इस कुर्सी के। यही है गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। उन्होंने व्यापारियों को प्रेरित किया, बड़े लोगों को प्रेरित किया, पूंजीपतियों को, कि ऐसा है मेरे मित्रों कि तुम अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसको निकाल लो, बाकी पैसा एक ट्रस्ट में बना दो और वो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करो। तो आपके पास पैसा होने का मतलब है। और जितने दुनिया के अच्छे लोग हैं, अब अच्छे शब्द में जोड़ रहा हूं, अच्छे लोग का मतलब यह है जिनको यह पता है कि जीवन बहुत बड़ा, शाश्वत नहीं, नश्वर है, यहां लोगों के लिए कुछ करके जाना है।
ऐसे लोग अपनी संपत्ति का पूरा दान करते हैं और लोगों के लिए करते हैं जिनको वो जानते भी नहीं। बिल गेट्स ने अपनी लगभग संपत्ति का दान कर दिया और अपने बेटे को कहा तुम नौकरी करो, आराम से पैसा कमाना, हमसे न लेना, हम देके क्या कर देंगे तुम्हें। क्या बड़े लोगों की बस की बात है, छोटे लोगों की बस की बात है। यहां लोग पहले ही पैसा कमाते हैं, बेटा हमारा या बेटी के लिए कमाएंगे, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। यह सोच बदलनी होगी। यह यहां समझना पड़ेगा कि भाई सूचना का अधिकार है, आपको सूचनाएं जो देनी पड़ेगी। नीतिपरक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसी के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। नीतिपरक आचार संहिता, नीतिपरक आचार संहिता। आप यूपीएससी के प्रश्न देखेंगे इसी जो शब्दों से ही उठाए गए। जो नीतिपरक आचार संहिता, आचार संहिता मतलब कैसे रहेंगे आप, आचार विचार व्यवहार, आपका एक शब्द आपके बारे में जो सब कुछ बयां कर देगा कि आप हैं कैसे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी को जानता है तो अच्छा व्यवहार करता है कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम्हारा ये नाम है, और जिसको नहीं जानता, जैसे मैं इसको नहीं जानता, अब नहीं जानता, और अगर मैं इसके साथ उस तरीके से बात करूं जिस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, तो इससे यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप कैसे हैं। यह आपकी नैतिकता की परिभाषा भी देगा और आपके बारे में यह भी बताएगा कि आप नीति शास्त्र कुछ नहीं जानते, कोई पढ़ाई आपने नहीं पढ़ी नीति शास्त्र। ये अंदर से आता है कि यार अच्छा है, छोटा बड़ा तो पता चलता ही है। आप छोटे बड़े का भी सम्मान करना नहीं जानते, तो इसका मतलब यह है कि अभी नैतिकता के स्तर पे डेफिसिट है, घटाव है, उसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस कैसे होगा? जब लोगों के प्रति करुणा होगी, क्षमाशीलता होगी, सहनशीलता होगी, सहिष्णुता होगी, बराबरी की भावना होगी, मेरा तेरा नहीं होगा, हम का भाव होगा। तब जाके बात आएगी कि हाँ ठीक है यार, दुनिया तो ऐसी है। भाई थोड़ा कोई हो सकता है कि हमने कुछ अधिक पढ़ लिया तो हम यहां हैं, उसने नहीं पढ़ाई किया लेकिन मेहनत तो कर ही रहा है ईमानदारी से। भारतवर्ष में व्यक्ति की पहचान उसके पैसे से है, उसके रुतबे से है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। जो झाड़ू भी लगाने वाला है आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको जेल हो जाएगी। अमेरिका में मेरी एक जो बहन रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं हवा। वहां झाड़ू लगाने वाला भी आता है, अपना जो कपड़ा पहन के आता है, फिर अपना जो कपड़ा चेंज करता है, झाड़ू निकालता है, झाड़ू लगाता है, फिर गाड़ी में बैठता है, चला जाता है। और उस समय आपने उसको इधर उधर किया या आपकी गाड़ी वहां रही तो फाइन भी करा देगा। हाँ, ये सब नहीं चलता। यहां हवा बना है, हवा हुआ हुआ कर रहे हैं जो सीआर की तरह से। जो सीआर का आपने नाम सुना है, जिसको जयकाल कहते हैं इंग्लिश में, वो जो गांव में होता है, हुआ हुआ करते हैं। वो कुछ नहीं होता उनसे, हुआ हुआ ही करते हैं वो। एक जो बच्चा नहीं उठा सकते वो, यहां वही चल रहा है इस देश में। काम के आपका महत्व नहीं, हर व्यक्ति के काम का महत्व। और अगर आप इस तरीके से व्यवस्था को, अपने आप जो नीतिपरक आचार संहिता की बात सिद्ध हो जाएगी कि सबका सम्मान। आप सेवक बनने जा रहे हैं, मालिक नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे बड़ा जो आपके यहां सेवक है, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। आप भी सेवक ही हैं क्योंकि आप उनके अंतर्गत जाएंगे। 3 ही पद हैं देश में, जानते ही हैं, पीएम, सीएम और डीएम। 3 पद हैं, तीनों पदों की बड़ी महिमा है इस देश में।
और आप आगे गलती से पीएम सीएम बनना आपके बस की बात अभी है नहीं, डीएम ही बन सकते हैं आप अपनी मेहनत से, थोड़ा सा अपना दिमाग उमाग लगा के। और कुछ लोग एसडीएम बन सकते हैं, एसडीएम भी डीएम बन जाता है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, छोटा छोटा सामंत, छोटे छोटे स्तर पे करे, लेकिन है उसके पास उतनी ही पावर। एसडीएम के पास भी एक अपनी कोर्ट होती है, 10 दिन की जेल भेज सकता है, आपको पता है आपको? एसडीएम छोटा मत देखना कि एसडीएम छोटा होता है, डीएम के सामने वो छोटा है, बाकी आप सबके लिए बहुत बड़ा है। वो डीएम की तुलना में छोटा है। फील्ड में उसके पास सबसे ज्यादा काम है, क्योंकि एसडीएम रहेगा, फिर एडीएम रहेगा, फिर एडीएम प्रशासन रहेगा, वो उसकी नौकरी ही लोगों के बीच में कटेगी, और सबसे ज्यादा फिर वही मलाई भी खाएगा। इसीलिए समस्या यहां नीति शास्त्र की है। सब जगह स्टेट ने जोड़ दिया एथिक्स का पेपर कि भाई कुछ तो करो। फिर क्या है? आचरण संहिता। आचरण संहिता मतलब कैसे रहेंगे आप? आचरण संहिता मतलब एक अधिकारी के रूप में आपका रहना सहना सब कुछ जो प्रबंधित होगा। एक तो नीति परक और फिर आचरण संहिता। आपके आचरण को पूरी तरह से प्रबंधित किया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग होगी वहीं आपको समझाया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद जब आप अपने जिस भी आपको स्टेट में आपको मिलेगा कैडर, उस कैडर में जो मुख्य सचिव होगा वो भी आपको समझाएगा काम कैसे करना है, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे, वहां जाके किस तरीके से आपको काम करना है। इसके अलावा और क्या है? नागरिक घोषणा पत्र। नागरिकों के लिए जो बातें रखी गई हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको आप हमेशा जो सुरक्षित रखेंगे। नागरिक घोषणा पत्र। सीधे इसी से प्रश्न पूछ लिया कि नागरिक घोषणा पत्र क्या, आगे चर्चा करेंगे एक एक। अब यहीं पे जब मैं उस समय जब आऊंगा प्रश्न पे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नागरिक घोषणा पत्र सर ने वहां बताया था सिलेबस में, उठा लेगा यहीं से। नागरिक घोषणा पत्र क्या है? नागरिकों के लिए जो सरकार वादे कर रही है, जो संविधान में कहा गया है, आप क्या उसको फुलफिल करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं अपने जिले में? अगर नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है आप में, और फिर आपका वहां रहना मुनासिब नहीं होगा। कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर आपका कैसा है? तानाशाह हैं, तानाशाह बनने की संभावना ज्यादा है। आईएएस का रुतबा ही इतना होता है, जब मीटिंग लेता है अपने छोटे वालों की, और रेल बना देता है आईएएस। एडीएम ओडीएम एसडीएम हालत खराब हो जाती है आईएएस का। अगर मान लो कि जो गलती से पत्नी से कुछ लड़ाई होगी आईएएस, आप ही से आ गया उस दिन गलती से, हालत खराब कर देगा अधिकारियों के नीचे। अब यह समझना है कार्य संस्कृति का मतलब वो किस तरीके से आपको यहां पर काम करना, प्रशासन में वर्क कल्चर कैसा होगा, सबको मोटिवेट करके सबसे काम करा लेना है। जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब आपके लिए काम करें। आप केवल उनको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, काम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल उनको मॉनिटर कर रहे हैं। वर्क कल्चर। तानाशाह बनने से काम नहीं चलेगा, तानाशाह बनने से काम नहीं चलेगा। यह समझने की जरूरत है कि सबको साथ लेकर सबकी योग्यता के अनुरूप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। इसीलिए सबसे पहले अधिकारी जब भी जिले में जाता है तो सबसे पहले अधिकारियों की मीटिंग करता है। सारे अधिकारी आ जाएंगे। आईएएस हैं, गलती से मान लिया आईएएस हो गए आप, तो माना जा सकता है आईएएस आप हो गए। 45 विभाग है, 45 से 50। उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा है और अलग अलग जगह, 45 मान के चलते हैं। 45 विभाग के अधिकारी आएंगे आपके पास, पूरा भर जाता है। ये तो बहुत छोटा है, खचाखच भर जाएगा। आप उसमें आएंगे तो आग लगेगा कि आज जीवन में मुझे कुछ अच्छा लग रहा है।
इतने लोग सुनने वाले हैं। फिर वहां आपका रोल पता चलेगा कि आप वास्तव में क्या काम करवा पाएंगे लोगों से, क्योंकि कोई काम नहीं करने वाला, सबको मठाधीसी की आदत पड़ी हुई, हम करते हैं सब। तो आपको अपनी कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। इसीलिए अधिकारी कहते हैं, ये शब्द यूज करते हैं कि आपको अपना वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा। मैं आ गया हूं, यूज करते हैं वहां। पहले वाली वो जो कार्य संस्कृति नहीं चलेगी, नया अधिकारी नई कार्य संस्कृति, तब जाके बात बनेगी। तो कार्य संस्कृति का मतलब क्या है? वर्क कल्चर, सबको कैसे लेकर साथ चलना है, और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। एक तो होता है कि सेवा, एक होता है कि सेवा की गुणवत्ता कितनी है। सेवा में जो गुणवत्ता को भी देखा जाएगा कि सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता कितनी है। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, क्वालिटी। तो गुणवत्ता मतलब आपने एक तो सर्विस दिया जो समय पे दिया और अच्छी दिया, इसीलिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है जो सिविल सेवा में, और हर अधिकारी को नहीं मिलता। उसको मिलता है जो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी जो जम्मू कश्मीर की एक जो डॉक्टर है उनको दिया गया, अभी न्यूज़पेपर में रहा बहुत जल्दी, मुस्लिम नहीं, उनको दिया गया। माहौल बना दिया वहां पे पूरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वहां पे महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कहा ठीक है तुम ये रोजगार करो, तुम ये करो, तुम जो अगरबत्ती बनाओ, तुम कपड़े का काम करो, जो जैसा था उसको वैसा काम करा दिया। सेवा को प्रदान करने की गुणवत्ता क्या है उसकी? पावर भी है आपके पास, सब कुछ है अधिकारी होने के बाद। आप लोगों के जीवन में बदलाव के लिए गए, और अगर आपने बदलाव पैदा कर दिया तो फिर आपको अपनी जयकार बुलवाने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही अंदर अंदर करेंगे। बहुत अच्छा, ये चीज यहां पर देखनी पड़ेगी, ये अचीवमेंट फिर आपको मिलेगी कि यहां सेवा को प्रदान भी किया जाए और उसकी गुणवत्ता भी बना के रखी जाए। इसके अलावा लोक निधि का उपयोग, जो पैसा जनता के लिए, अपने लिए ना हो जाए, या अपने किसी खास के लिए ना हो जाए, क्योंकि यहां सारा खेल तो खास के ही लिए हो रहा है। लोक निधि का उपयोग, लोक निधि जो लोगों का पैसा है, लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे हमारी लालच ऐसा करने नहीं देती। ये यहां पे ये बात रखी जा रही है कि लोक निधि का उपयोग होना चाहिए सही जगह, जहां वास्तव में उसकी जरूरत है वहां, तो फिर जाके चीजें ठीक हो सकती हैं। और अब लोक निधि का उपयोग होगा कैसे? भ्रष्टाचार है। अब समझिए भ्रष्टाचार क्या करता है? भ्रष्ट कर देता है, आचरण ही भ्रष्ट कर देगा। 6 बजे के बाद आपको चाहिए बढ़िया खाने को, अधिकारियों में है। अरे आप लोग सोचते होंगे मैं ये कहां बताता हूं, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम कभी, वैसे तो मेरा नहीं जाना होता, लेकिन अगर मैं गया कभी, एक बार मैं नोएडा गया था, मेरा एक अधिकारी दोस्त है, वो अभी इसमें है, जो जो मदिरा वाला एक्साइज में है। तो हम, उसने कई बार बोला कि एक बार आ जाओ। मैं कहा अरे भाई हमारी तुम्हारी वैसे भी नहीं, तुम अलग अलग मिजाज है 6 बजे के बाद तुम्हारा, हमारा मिजाज अलग है। तो उसने कहा ना ना आओ, तुम्हारे लिए जो पनीर बनवाऊंगा। तो अब मेट्रो से गए, हमने आपको बताया कि हमारे पास बहुत जो पुरानी सी गाड़ी है, हमने उसको आज तक बदला नहीं, इसीलिए कि लोग ये ना कहें कि पैसा, आप अपने आप को क्यों दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं? आप जो है वही रहेंगे।
तो मेट्रो से पहुंचे, फिर नोएडा में जैसे ही पहुंचे, नोएडा में गाड़ी आ गई। गाड़ी चुकी अधिकारी की, 2 आदमी साहब साहब करते हुए लेके गए वहां साहब के पास, तो सीनियर आईएएस है। और जब पहुंचे तो एक खूब बढ़िया कमरा खोला, वहां बैठाओ, बैठे आप। एक अलमारी थी बड़ी सी। आया तो कहा बहुत दिन के बाद मिलो, कितने साल हो गए, आओ आओ आओ, बहुत मजा आ रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है, क्या खास है इस पार्टी में तुम्हारे? कहें हमने आज सबको बुला दिया है, अवनीश भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो डिप्टी एसपी वहां। हम कहे ठीक किया, बहुत अच्छा। वो सब शाम को 6 बजे वाले, जितने को बुलाए थे वो सब शाम को 6, और सब अधिकारी। अब आप ये समझेंगे कि नैतिकता का लोप कितना हो चुका है। नैतिकता की तो केवल परिभाषाएं बची है, नैतिकता खत्म है। केवल हम बचे हैं क्योंकि हम बचना चाहते थे, इसलिए बच गए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भी यही चल रहा है। बड़े प्रोफेसर वो जब बौद्धिक चर्चाएं करते हैं तो उसको पहले 6 बजे वाला जाम चाहिए होता है। यह सच्चाई है भाई, यह सच्चाई है, इसको आपको फिर मानना पड़ेगा। आया बड़ा उत्साहित होकर उसने अलमारी खोली, कहा ये देखो इसमें ये सारी चीजें हैं, ये कमिश्नर साहब पीते हैं, केवल उन्हीं के लिए मंगाया, और ये तुम्हारे लिए खोल दूंगा। अच्छा, हमने कहा हम तो लेते नहीं। कहा लेने की बात नहीं है, ये फ्रांस वाली है, 50,000 की बोतल है। अब 50,000 के नाम पे लोग गिर जाएंगे, क्या 50,000 की बोतल यही लेते हैं यार, ये तो सीधे सोमरस ही होगा जो मुझवंत पर्वत से निकला था। क्या लड़की क्या लड़का, लोग कर रहे हैं भाई। इतना दबाव है, इतना दबाव है। और जब एक बार आपकी आदत पड़ी 50,000 की रम पीने की या वो पीने की, फिर आपसे संभलेगी नहीं नौकरी, आपको करना ही पड़ेगा जो नहीं करना चाहिए। तो फिर कहेंगे आप एथिक्स पढ़ने का फिर क्या फायदा है? सब नहीं नैतिक बनोगे, कोई 2-4 बन जाएगा तो बन जाएगा, सब तो उसी में जाओगे, क्योंकि उतना झेलने के लिए मद्दा चाहिए कि झेल पाए आप, नहीं। और फिर हमने कहा कि ऐसा है कि जल्दी से 2 रोटी खिलवा दो, और तुम जिस साधन से मुझे तुमने बुलवाया, कहो तो मैं ओला कर लूं, मैं अपने आप चला। अरे नहीं, तुम जो मजाक कर रहे हो यार। अरे मैं कह रहा था, हमें पता है तुम नहीं लेते। फिर हमारी पूरी टीम आ गई, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, फिर हम वापस आए। तो हमें वहां से एक अनुभव मिल गया कि अभी सर्विस में क्या चल रहा है। सर्विस का मतलब है कि खूब दीजिए, पिलाइए सबको, पीते पीते गिर जाइए। अब देख लीजिए आपको कैसा बनना है। और जो भ्रष्टाचार की चुनौतियां और इन सभी विषयों से जुड़ी हुई केस स्टडी, अभी तक जितना आपने पढ़ा इससे जुड़ा हुआ केस स्टडी। अब आप समझ गए होंगे कि नैतिकता आपको कितनी जो पढ़ने से मिलने वाली है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया कुछ भी? तो यहां हम लोगों ने अपने सिलेबस को पूरी तरह से समझ लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना सिलेबस देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सिलेबस पे अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। हर चीज जब भी आप पढ़िए, इंडियन सोसाइटी पढ़िए, सोशल जस्टिस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। बस छुट्टी, थक गए, चलो टाइम भी हो गया। अभी तो आज हम ये बताना चाह रहे थे कि चलो जो मेंस वाला बताएंगे कल, रहने दो, कल बताएं।